भाग भेड़िया भाग। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए को पकड़ने के लिए जबरदस्त एक्शन जारी है। 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 अभी भी पकड़े जाने हैं, फरार चल रहे हैं। और इस बीच हम आपको बता दें, एबीपी न्यूज की टीम जब वहां रिपोर्टिंग के लिए पहुंची तो भेड़िए ने हमले की कोशिश की। गांव वालों ने जरूर उसे खदेड़ दिया। ड्रोन की मदद ली जा रही है ताकि यह पता चल सके कि आखिर यह भेड़िया कहां छिपा बैठा है। अभी भी इस इलाके में, गांव में दहशत का माहौल है, लोग डरे सहमे हुए हैं। वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि ये जो भागे हुए भेड़िए हैं जल्द से जल्द पकड़े जाएं। ड्रोन कैमरों से उन भेड़ियों की तलाश हो रही है जो बहराइच के इस इलाके में दहशत और खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं। दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत है और इन्हीं खेतों में कहीं छिपे बैठे हैं 2 भेड़िए। आपके टीवी स्क्रीन पर ये जो 2 भेड़िए एक साथ दिख रहे हैं, इन्हीं दोनों की तलाश चल रही है। इस वक्त दोनों कहां हैं, किस मांद में छिपे हैं, किस खेत में बैठे हैं, पता नहीं चल रहा। और यही वजह है कि पकड़ने वाली टीम बेचैन है। गुरुवार की रात करीब 9:30 बजे का वक्त था जब बहराइच के दीवानपुरा गांव में लोगों ने भेड़िए को करीब से देखा था। रात का घुप अंधेरा और अंधेरे में टॉर्च लेकर लोगों की भीड़ खेतों और झाड़ियों में भेड़ियों को खोजने के लिए दौड़ रही है। चलो। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर संजय त्रिपाठी भी उसी वक्त इसी गांव में रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थे और उन्होंने खुद इस पूरी घटना को लाइव कैमरे में कैद किया। अभी लोगों ने भेड़िए को देखा है और उसके पीछे दौड़ करके जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखें, गांव के भीतर जो किसान हैं, ग्रामीण हैं, वो खेत में घुस रहे हैं, शोर कर रहे हैं जिससे कि भेड़िया बाहर निकले और ये लोग उस पर हमला करें। इस खेत के भीतर ये गन्ने का खेत है, धान का खेत है। यहाँ जहाँ से भी शोर आता है ये ग्रामीण उस ओर लाठी डंडे लेकर दौड़ते हैं। उस तरफ दौड़ रहे हैं किसान और देखिए इस तरफ से अब शोर आ रहा है, इस तरफ से आवाज़ आ रही है। और उधर के जो ग्रामीण हैं उन्होंने इशारा किया है कि इसी तरफ भेड़िया हो सकता है, इधर शोर है। और ये सारे के सारे जो ग्रामीण हैं वो इस वक्त खेतों के भीतर जाकर खुद कॉम्बिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ना कोई पुलिसकर्मी है, ना कोई वन विभाग कर्मचारी है। सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को बहराइच के गांव वालों की रात इसी तरह से बीत रही है। करीब 100 गांव में इस वक्त दहशत है और 50,000 से ज्यादा की आबादी भेड़ियों के खौफ में जीने को मजबूर है। रात भर लोग इसी तरह से लाठी डंडे लेकर खुद अपनी और परिवार की रक्षा कर रहे हैं। पंचायत, विकास, राजस्व और पुलिस की टीम इस पूरे इलाके में दिन रात ड्यूटी कर रही है। वन विभाग की माने तो कुल 6 भेड़िए जंगल से निकलकर इंसानी बस्तियों की तरफ आए थे, जिनमें से 4 तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 अब भी पकड़ से बाहर हैं। वन विभाग का मानना है कि शुरुआत में जो भेड़िए पकड़े गए, उसी के बाद बदला लेने के लिए भेड़ियों के झुंड ने हमले तेज किए। ये भी होता है क्या भेड़ियों में कि वो बदला भी लेते हैं? अगर आपने उनके बच्चों को ही मार दिया या उनका घर नष्ट कर दिया या उनके साथियों को पकड़ लिया तो फिर आकर के वो अटैक करते हैं। ऐसी बात भी कही जा रही, मेरी वन के अधिकारियों से ही बात हुई। हम भी ये मानते हैं, क्योंकि जब भी हमने पकड़ा इसके पहले, अभी तो जो मैंने कल पकड़ा, कल के बाद कोई घटना नहीं हुई, इसके कारण भी मैं बताता हूँ। पहले जितने भी मैंने पकड़े, पकड़ने के बाद घायल होने की घटनाएं बढ़ गई अचानक। तो इससे तो हम मान सकते हैं कि बदला लेने की भावना इनके अंदर रहती है। इसी बातचीत में अब ये खुलासा हुआ कि जिस भेड़िए की सबसे बेसब्री से तलाश हो रही है, असल में वो भेड़िया खुद शिकार नहीं कर रहा, बल्कि दूसरों के किए शिकार को खा रहा है। तो फिर सर्वाइव कैसे कर रहा अगर वो शिकार नहीं कर रहा? सर ये चूँकि जैसे हमने कहा ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन कर लिया। अब देखिए वो जो लंगड़ा है वो दूर बैठा रहेगा, शिकार करने वाले दूसरे होंगे। वो शिकार करके जब लेकर जाएंगे
तो सबसे पहले लंगड़े बूढ़े बच्चों को खिलाते हैं। जब वो ये इनकी टेंडेंसी होती है, जब वो खा लेंगे तब फिर जो यंग होंगे, हाँ, तब वो खाएंगे। ये इनके अंदर पारिवारिक भावना, एक है ना, सहयोग की भावना, किसको सहयोग करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से। अब तो लोकल मीडिया में भी ये बात आने लगी है कि भेड़िए शायद भूखे हैं और अपनी प्रजाति के जानवर को ही निशाना बना रहे हैं। पिछले महीने से ही इन भेड़ियों ने इस इलाके में आतंक मचा रखा है। 17 जुलाई को पहली जान गई थी, तब से अब तक 7 लोगों को भेड़ियों ने अपना शिकार बनाया है। इनमें से 6 तो बच्चे हैं। फिलहाल गांव में डर का माहौल बना हुआ है और ये दहशत अब आसपास के जिलों को भी अपनी चपेट में ले रही है। पास के ही सीतापुर में एक महिला की मौत से नई सनसनी मच गई है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि सीआर के हमले में महिला की मौत हुई है। फिलहाल आसपास के जिलों में भी गांव वाले सतर्क हो गए हैं। आइए आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी इस खबर पर लगातार अपनी नजर बना के रखे हुए हैं। संजय, 2 दिन से उन 2 भेड़ियों की तलाश जारी है। ऑपरेशन भेड़िया में अब क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ताजा अपडेट वहां से क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो सीरीन ये है कि अब जो 2 भेड़िए बचे हैं उनकी लोकेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वन विभाग लगातार उनको ट्रैक कर रहा है, उन्हें खदेड़ रहा है। ऐसे में उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। वन विभाग के बड़े अधिकारियों से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अब जो बचे हुए लोग हैं उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही, ड्रोन कैमरे से वो नहीं देखे जा पा रहे हैं। मेरे स्थानीय सहयोगी अखिलेश भी मौजूद हैं। अखिलेश, अब क्या लगता है, क्या चैलेंज है वन विभाग के सामने, क्योंकि 2 आदमखोर भेड़िए अब तक बचे हैं और दहशत कायम है? देखिए, बड़ा इलाका जो भेड़ियों की दहशत से जो यहाँ दहशत है व्याप्त है और 50,000 की आबादी दहशत जुदा है। रात में निगरानी के लिए खुद लोग निकलते हैं गांव के, तो ये बड़ा चैलेंज है वन विभाग के लिए भी। और लगातार वन विभाग सर्च अभियान तो चला रहा है, लेकिन उसके बावजूद कल जैसे सफलता मिली, लेकिन अब वन विभाग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि अब ड्रोन में भेड़िया कहीं नज़र नहीं आ रहा है, खेतों में भी नज़र नहीं आ रहा है। तो बड़ा चैलेंज भी है कि भेड़िया आखिर कहाँ है। और बताया जा रहा है कि भी 2 भेड़िया बचे हुए हैं जिनको। और बात अखिलेश, अभी मेरी बात हुई थी आकाश बधावन से, जो बाराबंकी के डीएफओ हैं, उनका ये कहना था कि चूंकि भेड़ियों की या जंगली जानवरों कोई सीमा नहीं होती है, वन क्षेत्र है, वो बाराबंकी में भी है, बहराइच में भी है और लखीमपुर खेरी में भी है, और ये तीनों सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अभी तक तो भेड़िए के हमले की बात सामने आ रही थी, लेकिन बिल्कुल पास में एक जिला है लखीमपुर खीरी। यहां से खबर ये आ रही है कि यहां पर बाघ ने हमला किया है और एक शख्स की जान भी चली गई। और पिछले 1 महीने में बताया जाता है कि 3 लोग इस बाघ के शिकार बन चुके हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक थाना हैदराबाद इलाके के इमलियापुर गांव में घास काटने के दौरान 45 साल के अमरीश की बाघ के हमले में मौत हो गई थी। 2 ड्रोन की मदद ली जा रही है इसकी तलाश के लिए। 20 कैमरे लगाए गए हैं और ये देख रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, वीडियो आप देख रहे हैं किस तरीके से ड्रोन की मदद ली जा रही है ताकि आसमान से जो ये निगहबानी की जा रही है पता चल सके ये बाघ कहां छिपा बैठा है। 4 पिंजरे लगाकर बाघ की तलाश की जा रही है। डीएफओ ने यह दावा किया कि जल्द बाघ पकड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर थे और वहां पर जो शिवाजी की मूर्ति का विवाद है, उस बीच प्रधानमंत्री के इस दौरे का विरोध भी कांग्रेस ने किया। माफी की मांग लगातार की और इस पूरे मामले पर प्रदर्शन भी कई जगह पर हुए। हालांकि कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं की कई कोशिशों पर पुलिस ने पानी भी फेरा, लेकिन शाम होते होते पालघर के मंच से प्रधानमंत्री ने माफी भी मांगी। पहले आप जरा देखिए प्रधानमंत्री ने कहा क्या, फिर माफी से पहले महाभारत क्या थी वो भी आपको दिखाऊं। इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। सुबह सुबह मुंबई की सड़कों पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता
काले कपड़े पहनकर प्रधानमंत्री का विरोध करने उतरे थे। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये लोग मुंबई के बीकेसी में सड़क पर निकले थे। जो सड़क पर निकले उन्हें पुलिस ने इस अंदाज में हिरासत में लिया। जो नेता घर में थे उन्हें या तो पुलिस घर से ले गई या फिर घर के बाहर पहरा लगाकर अंदर ही रहने को मजबूर कर दिया। अगली तस्वीर देखिए, इसमें मुंबई कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान हैं, जो समर्थकों के साथ सड़क पर निकलना चाह रहे थे। समर्थकों के साथ छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को लेकर नारेबाजी करते हुए निकले और पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया। अब अगली तस्वीर देखिए, इसमें कांग्रेस के विधायक असलम शेख हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के विधायक अमीन पटेल को भी पुलिस ने सड़क पर उतरने नहीं दिया और हिरासत में ले लिया। लेकिन असली ड्रामा हुआ मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ के घर के बाहर। वर्षा के घर के बाहर सुबह से ही पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई थी। वर्षा बीकेसी जाना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने ना तो किसी को अंदर जाने दिया ना बाहर। वर्षा गायकवाड़ अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके साथ इकट्ठा हैं और उनको घर के अंदर ही नज़रबंद किया गया है। वर्षा गायकवाड़ की कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से वो बिल्डिंग से बाहर आए, लेकिन इस वक्त भी जो है पुलिस ने उन्हें बिल्डिंग के अंदर ही नज़रबंद किया है और इसीलिए जो है वो तमाम तरह की नारेबाजी की जा रही है। जय घोष जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए किया जा रहा है। इसके बाद वर्षा घर के अंदर ही छत्रपति की मूर्ति लेकर धरने पर बैठ गयी। यहीं पुलिस के साथ वर्षा की कहासुनी भी हुई। बाद में पुलिस ने वर्षा को हिरासत में ले लिया और अपने साथ वैन में बैठा कर ले गई। हमने मांग क्या की थी? हमने ये मांग की थी कि महाराष्ट्र के आराध्य देवत, हमारी अस्मिता और हमारा अस्तित्व छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू की जो विटंबना हुई है, जिसका अनावरण देश के प्राइम मिनिस्टर के हाथों हुआ, दुर्भाग्यवश आपको पता है कि उसकी जो विटंबना हुई, वो जो गिर गया, उसकी नैतिक जवाबदारी देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी लेनी चाहिए और महाराष्ट्र की जनता का जो है उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। यही हमने कहा। हमारे सभी विधायक, सभी कार्यकर्ताओं को सुबह 7 बजे से ही पुलिस ने जो है वो डिटेन करना शुरू कर दिया। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई और पालघर के दौरे पर थे, लेकिन कल रात ही कांग्रेस ने शहर में पोस्टर लगाकर मांग कर दी कि मोदी छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने की घटना पर माफी मांगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मकसद पीएम के कार्यक्रम में खलल डालने का था, लेकिन पुलिस ने सुबह से ही कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की धरपकड़ शुरू कर दी और उनके प्लान पर पानी फेर दिया। सोमवार को सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति टूट गई थी। इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार और नौसेना की कमेटी बनी है। सीएम शिंदे कल ही 100 बार माफी की बात कर चुके हैं। जल्द से जल्द छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक भव्य दिव्य प्रतिमा वहाँ बने और इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। और बाकी इतना ही मैं कहूँगा कि इसकी राजनीति करने के बगैर इसमें सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देवता है और उसका आदर रखना, सम्मान रखना हम सभी का काम। बावजूद इसके विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश कर रहा है। 1 सितंबर को तो महाअघाड़ी का जूता मोरा आंदोलन है। प्रदेश के सियासी माहौल को देखकर लगता नहीं कि ये मुद्दा फिलहाल शांत होने वाला है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है और इन सबके बीच कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं, कुछ ऐसे नेता भी हैं जो इसमें अपना सियासी भविष्य भी तलाश रहे हैं। खास तौर पर जो अजीत पवार वाला गुट है एनसीपी का, उसका रुख तो किसी के समझ में नहीं आ रहा। इन सबके बीच शिवसेना शिंदे गुट के जो एक नेता हैं, सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने साथी एनसीपी को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि घर में ही तकरार की स्थिति बन सकती है। चुनावी मौसम में महाराष्ट्र का सियासी मूड क्या है, ये किसी पहेली से कम नहीं। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के बहाने सरकार अपनों के निशाने पर। डिप्टी सीएम और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार आज सुबह सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में पहुंच गए।
इससे पहले गुरुवार को एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर मूर्ति गिरने की घटना के विरोध में अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक तरफ एनसीपी का ये रुख समझ से परे है, दूसरी तरफ शिंदे की शिवसेना के नेता और सूबे के मंत्री तानाजी सावंत ने एनसीपी को लेकर ऐसा कह दिया जो गठबंधन की गांठ को कमजोर करने के लिए काफी है। तानाजी कह रहे हैं एनसीपी वालों के साथ बैठने पर उन्हें उल्टी आती है। आप खुद सुनिए। कधीही आयुष्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं माझं जमलेलं नाही. शिकत असल्यापासून आतापर्यंत ती वास्तव जायचं गोष्ट जसं एनर्जी म्हणतोय गुढी खाली उलट्यावर चालवतात ती अवस्था आहे. कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे. आज जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडीला बसलो असलो तरी सुद्धा बाहेर आल्यानंतर उलट्या. इस बयान का सियासी इफेक्ट क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कार्यकर्ताओं के मन में इस तरह की भावना है कि ऐसे लाचार होकर सत्ते में बैठने से अच्छा है कि सत्ता से बाहर निकलो। हम कोई लाचार नहीं है, अजीत दादा हो या हमारे पार्टी के नेता हो, इतने छोटे नहीं है कि तानाजी सावंत जैसे लोग जो है इस तरह से बयानबाजी करते रहे और फिर भी हम चुप बैठे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से अपील है, एक तो तानाजी सावंत को मंत्रिमंडल में रखिए, नहीं तो हमें छोड़ दीजिए, हम निकलते हैं बाहर। अब बताइए अजीत दादा पवार के हाथ क्या लग रहा है? अजीत दादा पवार के खिलाफ कभी आरएसएस बोल रही है, कभी तानाजी सावंत, कभी कोई और। तो अजीत दादा पवार, आपको सोचना चाहिए कि आपके हाथ क्या लगा। आप तो इतने बड़े नेता कहलाते थे, मुख्यमंत्री का सपना देखते थे। आज हालत ये हो गई है कि जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी आपको आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ी किरकिरी हो रही है अजीत दादा पवार आपकी। ये तो बात रही महायुति के भीतर की। अब जरा महाअघाड़ी के अंदर का हाल देखिए। पूर्व सीएम अशोक चौहान के साथ दिख रहे ये कांग्रेस के विधायक जितेश अंतापुरकर हैं। नांदेड़ की देगलूर सीट से ये विधायक, और सूत्र बता रहे हैं कि ये जल्दी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। इससे पहले कांग्रेस के 2 विधायक और पाला बदलकर महायुति के खेमे में देखे जा चुके हैं। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख अभी आई नहीं, लेकिन खेल शुरू हो चुका है। तो हम आपको दिखाते हैं कि आखिर बिहार में भूमिहार पॉलिटिक्स क्यों चर्चा में है। दरअसल बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी। उन्होंने जहानाबाद के एक स्थानीय नेता जगदीश शर्मा को लेकर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने नाम उनका नहीं लिया था, लेकिन आरजेडी अब इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। अशोक चौधरी पर वार भी कर रही है, निशाना साध रही है। तो आखिर अचानक से ये भूमिहार पॉलिटिक्स क्यों शुरू हो गई है, इसका मकसद क्या है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, और बढ़िया से जानते हैं। बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी को भूमिहारों का जिक्र क्यों करना पड़ा? हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि बेटी की शादी भूमिहार से हुई है। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, और बढ़िया से जानते हैं। अशोक चौधरी गुरुवार को बिहार के जहानाबाद में जेडीयू की मीटिंग के लिए पहुंचे थे। या उन्होंने भूमिहारों का जिक्र इलाके के दबंग भूमिहार नेता जगदीश शर्मा पर हमले के लिए किया, वो भी बिना नाम लिए। जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है, ये सब नहीं चलेगा। असल में लोकसभा चुनाव में जहानाबाद सीट जेडीयू हार गई। यहाँ सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। आरोप लगते हैं कि जेडीयू नेता जगदीश शर्मा और उनके बेटे ने अंदर खाने विरोध किया, जिसकी वजह से जेडीयू को हार मिली। तो उन्होंने एक जात विशेष को टारगेट किया, भूमिहार को। 38-39 वर्षों तक मैं लगातार या तो असेंबली का मेंबर रहा या पार्लियामेंट का मेंबर रहा, तो कोई एक जात के आशीर्वाद से ये संभव नहीं है। लगता है कि एक जात के नाम से वो पीड़ित हैं। भूमिहार एक जाति है, और जाति बिहार की सच्चाई है कि जहानाबाद में बामन से लेकर आज तक एक पक्ष भूमिहार को टिकट देते रहा। जगदीश शर्मा पर अशोक चौधरी ने बिना नाम लिए निशाना साधा, तो आरजेडी ने अशोक चौधरी पर पलटवार कर दिया। जो लोग
परिक्रमा कर करके, प्रसाद खिला कर करके और हरा भरा दर्शन करा करके जो लोग राजनीति में कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उनको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। जो खुद दूसरे के कृपा पात्र हैं, वो लोग कम से कम जगदीश शर्मा के बारे में तो नहीं भूलनी चाहिए। जगदीश शर्मा के बेटा जो राहुल है ना, उनके बराबर भी अगर हो जाए तब बात करें। पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि जगदीश शर्मा और उनका परिवार जिस घोसी विधानसभा सीट पर अपना प्रभाव रखता है, उस सीट से अशोक चौधरी अपने दामाद को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने जगदीश शर्मा के खिलाफ आवाज बुलंद की है। जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है, ये सब नहीं चलेगा। नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। 1977 से 2015 तक घोसी विधानसभा सीट पर जगदीश शर्मा और उनके परिवार का कब्जा रहा है। 2020 में जगदीश शर्मा के बेटे राहुल जेडीयू से चुनाव लड़े थे और हार गए। घोसी भूमिहार बहुल सीट है और अब चर्चा है कि अशोक चौधरी अपने दामाद के लिए फील्डिंग सजा रहे हैं। पार्टी का निर्णय हो गया, नेता का निर्णय हो गया, गलत चाहे सही, खेत को हम सब मिलकर जोतेंगे। शहर में मगर, जी हां, बाढ़ और बारिश ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि शहर शहर सिर्फ मगरमच्छ ही मगरमच्छ नजर आ रहे हैं। बाढ़ और बारिश के बाद अब 100 से ज्यादा मगरमच्छ जो गुजरात के में अब नदियों से निकलकर सड़कों पर और अलग अलग बस्तियों में नजर आ रहे हैं। इधर मगर, उधर मगर, शहर में मगर, नगर में मगर, गांव में मगर, छत पर मगर, कॉलेज में मगर, मार्केट में मगर, जिधर देखो उधर मगर। आसमानी आफत के बीच मुश्किल हो गई है जिंदगी की डगर। मगरमच्छ, ये नाम सुनते ही सिरहन पैदा हो जाती है। डराने वाली बात यह है कि इस वक्त देश के कई हिस्सों में सिर्फ एक ही बात चल रही है, मगरमच्छ से बच। राज्य बदल जाएंगे, शहर बदल जाएंगे, लेकिन नहीं बदल रहा मगरमच्छ का खौफ, जिसके साए में जी रहे हैं लोग। एक एक तस्वीर आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको गुजरात की वडोदरा लेकर चलते हैं, जहां मगरमच्छ का खौफ इस वक्त सबसे ज्यादा है। इस वीडियो को देखिए कैसे एक मगरमच्छ छत पर दिखाई दिया। विश्वामित्री नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, उसी का असर कि मगरमच्छ छतों तक पहुंच गए। अकोटा स्टेडियम इलाके की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई है। सब सोच रहे हैं कि आखिर छत तक मगरमच्छ कैसे पहुंचा। अभी इस मगरमच्छ की चर्चा जारी ही थी, तब तक एक और मगरमच्छ की दहशत लोगों के बीच फैल गई। आनंद फानन में वन विभाग की टीम को बुलाया गया। महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी, यहाँ के परिसर से एक और मगरमच्छ का रेस्क्यू हुआ। सोचिए, मगरमच्छ यूनिवर्सिटी परिसर में मिला, जहाँ छात्र पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। मगरमच्छ के सामने कुछ अनूनी हो सकती थी। यूनिवर्सिटी परिसर में मगरमच्छ दिखने पर वहाँ भीड़ लग गई। खैर, वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और फिर दोनों मगरमच्छ को विश्वामित्री नदी में छोड़ दिया गया। अब एक और तस्वीर को देखिए। वडोदरा की रेलवे कॉलोनी में 13 फीट लंबा मगरमच्छ मिला। इस विशाल मगरमच्छ को कब्जे में करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 30 से ज्यादा लोगों ने मिलकर मगरमच्छ को पकड़ा। मुंह में कपड़ा बांधकर इस मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें, पिछले 2 दिन में 40 से अधिक छोटे बड़े मगरमच्छ रिहायशी इलाके में देखे गए हैं। इससे पहले भी वडोदरा के समा झील के पास एक पार्क में मगरमच्छ चहलकदमी करता दिखा। इस पार्क और झील में वडोदरा निवासी सैर सपाटे को आते हैं, लेकिन यहाँ तो मगरमच्छ अपनी मस्ती में इधर से उधर घूम रहा है। वडोदरा में इस वक्त क्या माहौल है, इसके लिए आपको एक बार वन विभाग के अधिकारी की बात जरूर सुननी चाहिए। अभी आज तक हमारे पास
10 क्रोकोडाइल हमने रेस्क्यू किया है, इसमें से 2 रिलीज किया है और 8 हमारे पास अभी है। तो हम जो बाढ़ को कम आएगी, नदी का प्रवाह जो ज्यादा है तो थोड़ा कम होगा, बाद में हम इसको रिलीज कर देंगे। सुबह जो हमें कामनाथ महादेव के बगल में एक घर में घुस गया था, वो ज्यादातर 14 फीट का मगर है। जूलॉजी डिपार्टमेंट है MS यूनिवर्सिटी का, इसमें से 11 फीट का मगर हमने रेस्क्यू किया है। इसे मगरमच्छ का डर ही कहेंगे कि इस वक्त गुजरात के जल भराव वाले क्षेत्रों में लोग घरों में कैद हो गए हैं। द्वारका जिले के धुमथल गांव से आई तस्वीर देखिए। यहाँ 30 घंटे से ज्यादा समय तक छत पर एक परिवार फंसा रहा। 4 सदस्यों को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। लोग इस वक्त खौफ के साए में जी रहे हैं। अब गुजरात से आपको राजस्थान लेकर चलते हैं। ये राजस्थान का सिरोही। यहाँ रास्ते पर विशालकाय मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम आई और कड़ी मशक्कत के बाद इस मगरमच्छ को ले जाया गया। अब मगरमच्छ को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। राजस्थान गुजरात ही नहीं, मगरमच्छ से यूपी भी अछूता नहीं। देश की राजधानी दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर ये गाजियाबाद से सटा हापुड़ है। हापुड़ के पारपा गांव में मगरमच्छ मिलने की सूचना मिली। टीम मौके पर पहुंची, तालाब के चारों तरफ जाल बिछाया और आखिरकार मगरमच्छ पकड़ा गया। कई दिनों से इस मगरमच्छ की तलाश की जा रही थी। कई बार टीमें आई, सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन ज्यादा पानी होने से मगरमच्छ हर बार बचकर निकल रहा था। आखिरकार अब जाकर मगरमच्छ मिला और गांव वालों ने राहत की सांस ली। जल भराव के बीच मगरमच्छ और खतरनाक जानवरों से बचना जरूरी है। ऐसी किसी भी जानकारी पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें। दरअसल देश भर में लगभग ऐसी स्थिति कई जगहों पर नजर आ रही है। कहीं पर पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है नदियों में। इस वजह से वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मुश्किल है हालात, मैदान हो या पहाड़, तबाही बेशुमार। लेकिन जब देवदूत हो साथ तो डरने की क्या बात। जल तांडव के बीच ये तस्वीर राहत देती है। अपनी जान पर खेलकर जवान आम लोगों की जान बचा रही है। जल प्रलय की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आए इस वीडियो को। मौसम खराब था, समुद्र में ट्रायल के लिए भेजी गई बोट में पानी भरने लगा। नाव डूबने लगी। नाव में 2 नाविक सवार थे। हेलीकॉप्टर से कोस्ट गार्ड की टीम आती है। 2 नाविकों के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू होता है। दोनों नाविक सुरक्षित निकाल लिए गए। कच्छ में चक्रवात की खबर ने हलचल मचा दी। घरों के बाहर पानी भरा है। लोगों को बचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला और लोगों को बचाने के अभियान में जुट गए। तस्वीरें कच्छ के मांडवी इलाके की। कच्छ के मांडवी शहर का ये इलाका है जहां पूरा इलाके में जल भरा हुआ है। बारिश की वजह से कई लोग फंसे हुए थे जिनको बाहर निकाल रहे हैं। आर्मी के जवान यहां पहुंचे और जो लोग फंसे थे उनको लगातार बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम क्या परिस्थिति है यहाँ? बहुत गंभीर परिस्थिति है। कुछ खाने कुछ रहने दे, घर में बैठने लायक भी कुछ जगह खाली नहीं है। ठीक से हम बैठ सके। पूरे घर में पानी भरा था, हमको रेस्क्यू करके बाहर निकाला है और अभी सेफ जगह पे वो हमको पहुंचा रहे हैं आर्मी की तरफ। गुजरात के अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। देवदूत बनकर सेना के जवान लोगों को बचाने में दिन रात एक किए हैं। द्वारका की रावल नगरी में सेना ने अभियान चलाकर 16 लोगों को बचाया। देखिए कितने मुश्किल हालात में फंसे हुए लोगों को बचाया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान आपने देखा, अब आपको दिखाते हैं गुजरात में जल भराव के ऐसे हालात। द्वारका में जल भराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। घरों में घुसे पानी से सारा सामान बर्बाद हो रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता हिरेन राजगुरु की ये रिपोर्ट देखिए। कृष्ण की नगरी द्वारका, द्वारका का इलाका बावलपरा, जिस बावलपरा के 400 से 450 मकानों में अभी भी पानी मौजूद है। पिछले 5 दिनों से जल भराव की परिस्थिति यहां पर देखने मिल रही है। आज भी 2 से 2.5 फुट
पानी अभी भी मौजूद है। घर की जो साधन सामग्री है वो साधन सामग्री अभी भी पानी में तैर रही है। यहाँ तक कि जो फ्रीज जैसी भारी वस्तुएं हैं वो फ्रीज जैसी भारी वस्तुएं भी पानी में तैर रही है। घर के भीतर की रिपोर्ट आपने देखी, अब बाहर का नजारा देखिए। हर जगह पानी पानी और सिर्फ पानी, मानो पूरा शहर नदी तालाब में तब्दील हो गया। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से गुजरात के कई जिलों में परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका भी बच नहीं पाई है। आवड़परा इलाके में बीते 5 दिनों से इस प्रकार से जल कर्फ्यू लगा हुआ है। लोगों का घर का जो सामान था वो सामान भीग चुका है, बिगड़ चुका है। कई ऐसे मकान हैं जिसमें अभी जाने की परिस्थिति भी नहीं है, वहां पर जाया भी नहीं जा सकता। अब गुजरात से आपको दूसरे राज्य लेकर चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। शिमला के रामपुर में सड़क पर पहाड़ का हिस्सा गिर गया, जहां पर कार भी थी। वो तो भला हो, कार सवार बाल बाल बच गए। इसी तरह कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बारिश से पुल टूट गए, जिससे इलाके में आवाजाही पर ब्रेक लग गया। राजस्थान के सिरोही में हो रही भारी बारिश और तेज बहाव के बीच एक व्यक्ति बरसाती नाले में बह गया। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां जमा हो गए। रेस्क्यू टीम लगातार कोशिशों में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई रांची के एक रैली में बीजेपी में शामिल हुए और चंपाई के जरिए दरअसल बीजेपी अपनी आदिवासी वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। पूरे तामझाम के साथ रांची के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए। शाम 4 बजे चंपाई सोरेन मिलन समारोह के मंच पर पहुंचे, जहां बीजेपी के राज्य चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा पहले से मौजूद थे। शाखा मैदान में मंच के सामने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, जो अपने नेता के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें 15 दिनों से लग रही थी, लेकिन पिछले 25 अगस्त की रात उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और साफ हो गया कि अब कोल्हान टाइगर का आगे का सियासी सफर कमल के साथ तय होगा। और आज उस मुलाकात के 5 दिन बाद तस्वीर देश के सामने है। हम तो बोल दिया, झारखंड को भी विकास और बांग्लादेश घुसपैठिया को निश्चित रूप से रुकेगा। झारखंड में भी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन नवंबर दिसंबर में यहाँ चुनाव होने हैं। बीजेपी 5 साल से सत्ता से बाहर है। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासी बहुल सीटों पर हार मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी 28 में से एक भी आदिवासी रिजर्व सीट नहीं जीत पाई थी। झारखंड में 26% आबादी आदिवासियों की है। बीजेपी के पास उस कोल्हान इलाके में मजबूत आदिवासी नेता नहीं था, जहाँ से चंपाई सोरेन आते हैं। चंपाई को साथ लेकर इस इलाके में बीजेपी ने हेमंत सोरेन को कमजोर करने की कोशिश की है। अब चुनाव में इसका कितना फायदा बीजेपी ले पाती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। अब एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। यहां जयपुर में सड़क हादसा हो गया है, भीषण सड़क हादसा। आपको बता दें कि दरअसल पुल से पानी के टैंकर पर एक ट्रक जा गिरा। इस हादसे में टैंकर चालक गंभीर तौर पर जख्मी हो गया है। तो जयपुर की एक घटना है, ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई, ये देख पा रहे होंगे इस तस्वीर में ये ट्रक कैसे इस पुल से नीचे आ गिरा। पानी का एक टैंकर और उसके ऊपर जा गिरा ये ट्रक। टैंकर जो ड्राइवर चला रहा था वो पूरी तरीके से इसमें जख्मी हो गया है। तो भीषण सड़क हादसा, बगल से गुजरते हुए पुल से आप देखिए ये ट्रक कैसे इस पानी के टैंकर पर जा गिरा।